आज हम बात करेंगे कि ऐसे इंसान की जिनके बारे में ये कहा जाए कि एक भ्रष्टाचारी सब पर भारी, तो शायद गलत नहीं होगा। आप देख रहे हैं द खबरसार, मैं हूं आपके साथ ठाकुर अमनदीप सिंह। आज की जो ये कहानी है, जो किस्सा है, इसके कई ऐसे पहलू हैं जो इसको बेहद दिलचस्प बनाते हैं। पहली बात, जिस इंसान के ऊपर 32 साल पहले सीमेंट चोरी का दोष साबित हो चुका हो, उसके ऊपर 32 साल पहले कार्रवाई तो क्या होनी थी, या अब तक भी 32 साल बाद भी कार्रवाई तो नहीं हुई। उल्टा 30 जून 2025 को वो इंसान अपनी शान शौकत के साथ, रौब के साथ रिटायर होने वाले हैं। और दूसरी बेहद दिलचस्प बात यह भी है कि रिटायरमेंट के लिए अलग अलग विभागों से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना होता है। तो ऐसे में जिस इंसान के ऊपर करोड़ों रुपए के पब्लिक मनी के घोटाले के इल्जाम लगे हों, कुछ मामलों में दोषी साबित हुए हों, कार्रवाई के लिए रिकमेंड किया गया हो, ऐसे इंसान के खिलाफ कार्रवाई तो क्या करनी, उल्टा उनको अलग अलग विभाग नो ड्यूज सर्टिफिकेट बड़े शौक से बांट रहे हैं। और तीसरी दिलचस्प बात यह है कि अगर 30 जून 2025 को पूरा प्रशासनिक ढांचा मिलकर के इनको रिटायर करने में या फिर ये खुद रिटायरमेंट लेने में कामयाब हो भी जाते हैं, तो इनके जाने के बाद उन करोड़ों रुपए के घोटालों के लिए जिम्मेवार किसको ठहराया जाएगा, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बलि का बकरा कौन बनेगा। इस बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर आर.के. सिंगला जी। सबसे पहले स्वागत करेंगे डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आर.के. राय जी एक्सीएन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ आखिरकार 30 जून 2025 को रिटायर हो जाएंगे। अब तक जो हमें खबरें मिली हैं, नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी उनको बांटे जा रहे हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी रही पंजाब यूनिवर्सिटी के अपने समय में रहे वाइस चांसलर्स की, प्रशासनिक अधिकारियों की, या मौजूदा समय के भी वाइस चांसलर की, ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार की, या और लोगों की, एफडीओ साहब की, कि आर.के. राय साहब के ऊपर कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई। और तो और सबसे पहले उस मामले से शुरुआत करेंगे जिस मामले ने या जिस घोटाले ने आर.के. राय साहब को ख्याति दी, फेमस किया, यानी सीमेंट स्कैम। सीमेंट स्कैम में दोषी पाए जाने के बाद भी 32 साल पहले वो रिपोर्ट आई, आज तक कार्रवाई ना होना, ऐसा क्या है? क्यों ये लोग मजबूर हैं कि एक भ्रष्टाचारी उन सब पर भारी पड़ रहा है? ये जो मामला है सीमेंट स्कैम का, इसकी एक्चुअली क्रोनोलॉजी ये है कि ये मामला 27 अगस्त 1993 का है, जब पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टोर से सरकारी सीमेंट की बोरियां 25 सेक्टर की मार्केट में बिकती हुई पकड़ी गई थी। पकड़ी गई, शोर शराबा हुआ, पुलिस भी पहुंची थी, तो इंक्वायरी करवाई गई। तो उस समय के पंजाब के फाइनेंशियल कमिश्नर मिस्टर सदानंद, आईएएस ऑफिसर, उन्होंने इंक्वायरी की और उसमें उस समय के एसडीओ सिविल मिस्टर राय को इसमें दोषी पाया गया था। यानी कि वो जिम्मेवार थे कि कैसे सीमेंट की बोरियां स्टोर से निकल के यूनिवर्सिटी का गेट पास करके 25 सेक्टर में बिकने के लिए चली गई। ये बात है 27 अगस्त 1993 की। इंक्वायरी हुई, मिस्टर सदानंद की इंक्वायरी रिपोर्ट आई। वो रिपोर्ट 28 फरवरी 1994 में सिंडिकेट में गई। यहाँ बकायदा उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, मान लिया गया, और ये कहा गया कि इसकी एफआईआर दर्ज कराई जाए कि कौन सा ठेकेदार था जिसको ये सीमेंट की बोरियां इशू की गई। तो अब कार्रवाई होनी थी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी थी, एफआईआर दर्ज होनी थी और कुछ ना कुछ एक्शन होना था। लेकिन 28 फरवरी 1994 और आज 2025, अभी तक यहां तक मेरे पास आरटीआई में निकले हुए आए हुए दस्तावेज बताते हैं यूनिवर्सिटी ने कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ समय समय पर इनको बचाने का प्रयास किया है। वो चाहे वाइस चांसलर या प्रशासनिक अधिकारी पिछले हों जिनके समय में ये काम हुआ, वो हों जिनके समय में कोई कार्रवाई हो सकती थी, या वर्तमान के हों जो इनको रिटायर करेंगे बिना किसी कार्रवाई की। इसमें सिंपल सा सवाल है कि जैसे मैंने एक आरटीआई एप्लीकेशन डाली थी
2022 में मैंने ये पूछा था कि मुझे सदानंद की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसकी कॉपी दी जाए। उस पे सिंडिकेट ने क्या एक्शन लिया है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने क्या एक्शन लिया वो दिखाया जाए, फाइल नोटिंग्स दी जाए, क्या सिंडिकेट के डिसीजन के मुताबिक पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई थी उसकी कॉपी दी जाए। ये सारे दस्तावेज मांगे थे। तो इनका जवाब क्या आता है, बड़ा अजीब सा जवाब दिया है। 2 पैरे लिख रहे हैं। पहले में तो लिख रहे हैं कि द रिपोर्ट इज नॉट ट्रेसेबल। पहली बात तो सारे सवालों का एक ही शब्द में जवाब दे दिया, दैट द सेम इज नॉट ट्रेसेबल। अब इनसे पूछा जाए कि रिपोर्ट भी गुम होगी, सेनेट सिंडिकेट ने बाद में डिसीजन क्या लिया वो भी गुम हो गया, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने क्या एक्शन लिया वो भी गुम हो गया, आपने एफआईआर दर्ज करवाई या नहीं करवाई वो भी गुम है, अगर करवाई है तो क्या एक्शन लिया वो भी गुम है। तो क्या हर एक चीज ही गुम होगी? पहली बात। दूसरा, नहीं, अगर गुम हो भी गई थी तो दस्तावेज गुम होने के लिए भी एफआईआर होती है, कंप्लेंट बनती थी। तो अगर ये गुम हुई थी ना कि गुम की गई थी तो एफआईआर दर्ज करवाते। ठीक है। और तीसरा, ये रिपोर्ट या ये सवालों के साथ जुड़े हुए जो दस्तावेज है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में कम से कम 10-15 जगह पे होने चाहिए थी। तो एक जगह पे, 2 जगह पे गुम हो सकता है, हर जगह पे तो गुम नहीं हो सकता। या लास्ट में अगर गुम हो भी गई, एफआईआर दर्ज भी नहीं करवाई, ये कम से कम मुझे अप्रोच करते और मांगते कि आप मुद्दे उठा रहे हो जबकि रिपोर्ट तो ट्रेसेबल नहीं, तो मेरे को चैलेंज करते कि आप बिना रिपोर्ट के आधार पे कैसे हमारा जुलूस निकाल रहे हो। मैं इनको दिखाता कि रिपोर्ट कहां पड़ी है, निकलवा के देता। और इनके पास ही पड़ी है, काफी अधिकारी हैं जिनके पास वो रिपोर्ट है, छुपा रहे हैं, इसीलिए एफआईआर दर्ज नहीं करवा रहे। और दूसरा, इसी जवाब में एक आरटी एक्ट के सेक्शन 7 और सब सेक्शन 9 का हवाला देते हुए कहा गया है कि अगर ये रिपोर्ट हम आपको दे देते हैं तो इससे यूनिवर्सिटी के जो रिसोर्सेज है, रिकॉर्ड्स है, वो खराब हो जाएंगे। जैसे कई बार कोई एशियंट हिस्टोरिक दस्तावेज होता है, हम उसमें से फोटोकॉपी करते हैं, जो जैसे कोई पुराना 1000 साल पुराना ग्रंथ है तो कोई फोटोकॉपी निकालने तो पूरा जो ग्रंथ है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये तो कोई रिपोर्ट है, कुछ वर्ष पुरानी है, सेनेट से ये भी सर ये भी बड़ी ऐतिहासिक है ना। तो सीमेंट स्कैम हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी का, ये ऐतिहासिक चीज है, ये आपको कैसे दे देंगे? पर इससे एक चीज तो साबित होती है कि एक तरफ कह रहे हैं कि नॉट ट्रेसेबल, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर हम निकाल के देते हैं तो रिकॉर्ड खराब हो जाएंगे। रिकॉर्ड खराब नहीं होगा, पंजाब यूनिवर्सिटी की छवि खराब होगी जो ऑलरेडी ये कर चुके हैं। छवि भी खराब होगी और इसका मतलब ये भी है कि रिपोर्ट पढ़िए तभी तो आप निकाल के देंगे, तभी तो निकाल के देंगे। तो पहले तो इनको अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए कि रिपोर्ट पढ़ी है, उसको निकालने से आरटीए के प्रावधानों के मुताबिक रिकॉर्ड खराब होते हैं या रिपोर्ट है ही नहीं, गुम हो गई है। और अगर गुम हो गई है तो कितनी जगह से गुम हुई? सर, रिपोर्ट देने में या आपको फोटोकॉपी करवाने में इनका रिकॉर्ड खराब नहीं होता, बल्कि आर के राय साहब के ऊपर कार्रवाई हो जानी थी, जो कि ये यानी कि प्रशासनिक जो अमला है वो नहीं चाहता था। हाँ। पर यहाँ एक चीज और हम बता दें आपको कि ये कोई सीमेंट स्कैम ही एक ऐसा मामला नहीं है। करीब पिछले 1.5 दशक से यानी 15 सालों से डॉक्टर आर के सिंगला जी ने आर के राय साहब की से संबंधित कई घोटालों की आरटीआई डाली है, उसके दस्तावेज हासिल किए हैं और जो भी बात हम करेंगे वो दस्तावेजों के आधार पर की जाएगी। पर हाँ, क्योंकि 15 सालों से इकट्ठा किया रिकॉर्ड है तो एक ही वीडियो में बताना वो मुमकिन नहीं होगा। तो हम आपको अलग अलग वीडियोस बना करके जब तक ये रिटायर नहीं होते 30 जून 2025 तक हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा जो घोटाले घपले और कैसे पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक अमले का इनको सपोर्ट मिलता रहा, इनकी शह मिलती रही, वो आपको बताते रहेंगे। डॉक्टर साहब, इसी में मैं कुछ और भी बताना चाहूंगा, वो ये है कि 2005 में, ये तो बात है 1993 की, जब सीमेंट स्कैम हुआ, 2005 में एक्शन की पोस्ट निकली, सिलेक्शन की पोस्ट थी, विज्ञापन दिया गया, इंटरव्यू हुई और ये सिलेक्ट हो गई। ये सिलेक्शन की प्रोसीडिंग्स है जिसमें मिस्टर राय की सिलेक्शन बतौर एक्शन दिखाई गई है। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि जब सिलेक्शन की पोस्ट के लिए मिस्टर राय ने अप्लाई किया था तो उसके लास्ट में एक अंडरटेकिंग होती है कि मैं कभी दोषी नहीं पाया गया, कभी कन्विक्ट नहीं हुआ, मेरे अगेंस्ट कोई इंक्वायरी या कोई दोष नहीं है या तो पेंडिंग नहीं है। तो यहाँ सवाल ये होता है कि यहाँ तो जो कुछ भी था वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी के पास था और इंक्वायरी भी पंजाब यूनिवर्सिटी ने करनी थी और सिलेक्शन भी पंजाब यूनिवर्सिटी कर रही है। तो यहाँ एक तरफ तो ये है कि मिस्टर राय ने क्या वो अंडरटेकिंग झूठी दी या वो अंडरटेकिंग दी ही नहीं। मिस्टर राय ने जो भी किया वो समझा जा सकता है कि सिलेक्शन करवाने के लिए वो झूठी अंडरटेकिंग दे सकते हैं या अंडरटेकिंग नहीं दी होगी। पर यहाँ सवाल पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन पे पैदा होता है कि जब इनके खिलाफ इंक्वायरी पेंडिंग थी, जब इनके खिलाफ एक्शन पेंडिंग था, तो उन्होंने उस चीज़ को कैसे नज़रअंदाज किया,
इनको एक्शन की पोस्ट पे सिलेक्शन करते वक्त वर्ष 2005 में। सिंगला साहब, कुछ तो मजबूरी रही होगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। हाँ जी। पंजाब यूनिवर्सिटी के अधिकारियों की कुछ तो मजबूरी रही होगी कि आर.के. राय साहब पे ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। पर जैसे हमने बताया कि पिछले करीब 15 सालों से आप आर.के. राय साहब से जुड़े हुए मामलों की, घोटालों की, घपलों की आरटीआई डाल रहे हैं और डाटा इकट्ठा करने की या फिर उस पर कार्रवाई करवाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा मतलब कितने ऐसे मामले हैं या कितनी बिल्डिंग्स हैं जो आज तक के रिकॉर्ड में, दस्तावेजों में सामने आया हो? एक्चुअली इसमें मैंने जब शुरुआत की थी ना, वैसे तो मैं 2009-10 से कंस्ट्रक्शन की आरटीआई डाल रहा हूँ इंडिविजुअल बिल्डिंग्स की, लेकिन जब मुझे पता चला था कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी एक्सपेंशन प्रोग्राम के तहत 400-500 करोड़ रुपया पब्लिक मनी अंदाज़ा गवर्नमेंट से या अलग अलग सोर्सेज से लिया गया, खर्चा किया गया, जिसमें काफ़ी घपले और घोटाले हैं, तो मैंने इनको मार्च 2021 में एक आरटीआई एप्लीकेशन डाली थी, जिसमें मैंने सिर्फ ये पूछा था कि पिछले 15-20 वर्षों में कितनी बिल्डिंग्स बनी, कितनी बिल्डिंग्स है जिसमें कोई कमी या वो पाई गई है, और इसमें टोटल कितना पैसा खर्च हुआ है। आफ्टर ऑल अगर 400-500 करोड़ रुपया पब्लिक का खर्च हो रहा है तो फिगर तो कोई टेंटेटिव पता ही होगा ना। और वैसे भी मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि आरटीआई एक्ट के सेक्शन 4 में लिखा है कि कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन होती है विच इज़ ऑफ कॉमन पब्लिक इंटरेस्ट, उसको आरटीआई डालने की जरूरत नहीं, वो सुओ मोटो डिस्क्लोजर, यानी कि हर पब्लिक अथॉरिटी को अपनी वेबसाइट पे डिस्क्लोज करनी चाहिए। तो इनको वेबसाइट पे डालना चाहिए था कि पंजाब यूनिवर्सिटी एक्सपेंशन के तहत हमें टोटल कितने करोड़ रुपए मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, कितनी बिल्डिंग बनी है, कितनी बिल्डिंग बन रही हैं, कितनी बिल्डिंग्स पूरी होगी। चलो उसमें जो लैप्सेस हैं, कमियां, घोटाले हैं, वो आप वेबसाइट पे ना डालो। बाकी जो जानकारी जिससे पंजाब यूनिवर्सिटी के फंसने का या किसी चीज़ के पर्दाफाश होने का कोई रिस्क नहीं था, वो तो पब्लिक को डिस्क्लोज किया जा सकता है। वो भी जब मैंने डाली तो इनसे जनरल इंफॉर्मेशन मांगी, तो इसमें सीआईसी के डिसीजन का कोट करते हुए बता रहे हैं कि ऐसी इंफॉर्मेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। यहां तक कि मैंने इनको कुछ एक क्वेरी में बोल रहा हूं यहाँ, पॉइंट नंबर 6, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू बिल्डिंग प्लान, फायर एंड सेफ्टी सर्टिफिकेट एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट, यानी कि इन बिल्डिंग्स के लिए आपने एनवायरमेंटल क्लियरेंस, फायर एंड सेफ्टी सर्टिफिकेट लिए, मुझे उस सर्टिफिकेट की कॉपी दी जाए। तो आंसर होना चाहिए था कि बिल्डिंग्स बिना सर्टिफिकेट की बनी है, या बिल्डिंग्स के सर्टिफिकेट हैं पर दिए नहीं जा सकते, या बिल्डिंग्स के सर्टिफिकेट हैं और हम आपको दे रहे हैं। आंसर आ रहा है एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द फायर स्टेशन इंचार्ज द रिन्यूअल ऑफ फायर एंड सेफ्टी सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर विच द ऑफिस हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस फॉर सैंक्शन ऑफ फंड्स। ये 2021 का जवाब है। 2009-10 से बिल्डिंगें बन रही हैं, तो कितने वर्ष हो चुके? 10-11 साल में बिल्डिंगें काफ़ी पूरी भी हो चुकी हैं, काफ़ी होने वाली हैं, और अभी तक आप फंड्स के सैंक्शन की बात कर रहे हो। मैं फायर एंड सेफ्टी सर्टिफिकेट मांग रहा हूँ, ये कह रहे हैं प्रोसेस चली हुई है पैसे लेने के लिए। इससे आप अंदाजा लगा रहे हैं कि कितने बेहुदा आंसर दिए गए आरटीआई के सवालों के। ये दिया किसने? ये जवाब दिया है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर राय ने खुद ही। अच्छा, आर के राय ने खुद दिया है। सर, आप चोर से पूछ रहे हो, तूने चोरी की है? ये तो मेरी मजबूरी है ना कि मैं आरटीआई किसी को भी डालूं, चाहे वो आरटीआई सेल में डालूं, चाहे वो रजिस्ट्रार को डालूं, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी के चांसलर को दिल्ली, अल्टीमेटली मार्क होके मिस्टर राय के पास ही आएगी। तो इसमें सबसे बड़ी आरटीआई एक्ट का जो लैकुन है वो यही है कि जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं वही बतौर सूचना अधिकारी सूचना को छुपाते हैं। ये पब्लिक की एक मजबूरी है। लेकिन आपने भी वही काम किया ना। जैसे एक जनरली हम बात करते हैं, तो अगर आप किसी घोटालेबाज को पूछोगे भाई साहब तूने घोटाला किया था, वो कैसे किया था और कितने का किया था बताना, तो क्या वो बताएगा? तो मतलब वही हाल यहाँ पे हो रहा है। मैं जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं या जिसको दोषी पाया गया है उसको ही पीआईओ लगा दिया, वही जवाब देगा, तो कैसे बताएगा आप? यहाँ तो चलो हम ये भी कह सकते हैं कि आरटीआई एक्ट में सिस्टम है कि नेचुरली हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को पीआईओ बनाएंगे, तो अगर करप्शन उसने की है या नहीं की है तो सूचना तो उसी ने देनी है, वो छुपाए चाहे दे। यहाँ तो इतना बुरा हाल है कि जब पंजाब यूनिवर्सिटी में हो रहे किसी गलत काम, जब करप्शन की शिकायत मैं ऊपर भेजता हूँ, वो चाहे MHRD है, UGC है, पंजाब गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के चांसलर यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनको शिकायत भेजता हूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो घपला है, ये घोटाला है, ये गलत काम है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो या तो जवाब नहीं आता। अगर आज तक कभी जवाब आया तो वो लेटर पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार या वाइस चांसलर को भेज दिया जाता है जिनके खिलाफ
शिकायत होती है कि आप इनके ऊपर जो भी है लेटर कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई करके डायरेक्ट कंप्लेनेंट को बताओ, हमें बताने की जरूरत तक भी नहीं है, या हमें कॉपी भेज दो। इससे अंदाजा लग सकता है कि यहाँ के भ्रष्टाचार को चेक करने के लिए जितने भी ऊपर सिस्टम है वो सारे फेल हो चुके हैं। जिसमें से एक तो अगर आपको याद हो कि जब पंजाब यूनिवर्सिटी ने भ्रष्टाचार के बढ़ते हुए उजागर को रोकने के लिए मेरी कैंपस में एंट्री बैन करने के लिए सिंडिकेट में मुद्दा उठाया था और हमने ये शिकायत चांसलर को की थी, तो चांसलर साहब ने ये कॉपी पंजाब यूनिवर्सिटी को भेजी थी रजिस्ट्रार को कि आप इसके एक्शन ले कार्रवाई करें, जबकि यही रजिस्ट्रार ही तो मेंबर सेक्रेटरी होते हैं सेनेट सिंडिकेट में और वही कार्रवाई करेंगे। और नतीजा क्या हुआ कि आज तक हमें नहीं पता कि कार्रवाई क्या हुई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सबूतों समेत दी हुई शिकायतों पे ही कार्रवाई नहीं हो रही तो आरटीए में कोई सूचना देगा, ये तो उम्मीद ही नहीं रखी जा सकती। सर आपने कहा भी, आपने सवाल कुछ और पूछा था तो उन्होंने किसी सैंक्शन का जिक्र कर दिया। हाँ जी। सैंक्शन से मुझे एक 90 लाख के सैंक्शन की बात याद आ गई। हाँ जी। वो जो 90 लाख खर्च दिए गए और सैंक्शन आज तक ली ही नहीं गई, या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी बता ही नहीं पाई आपको भी सैंक्शन लिए थे 90 लाख रुपए या नहीं लिए थे, या उसकी सैंक्शन ली थी या नहीं ली थी, तो वो किस्सा ज़रूर बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं था भी वो 90 लाख रुपए पंजाब यूनिवर्सिटी ने सैंक्शन किए ही नहीं और राय साहब ने दरियादिली दिखाकर अपने जेब से खर्च दिए हो। हाँ, वो बात है राजीव गांधी कॉलेज भवन जिसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर 585 लाख यानी कि 5 करोड़ और 85 लाख पैसा खर्च हुआ था। तो जब मैंने उसके सैंक्शन लेटर और दूसरे रिकॉर्ड मंगवाए तो उसमें से बाकियों के तो सैंक्शन लेटर आ गए और एक 90 लाख का अमाउंट था जिसका इन्होंने लिखा था सैंक्शन ऑफ 90 लैक्स नॉट ट्रेसेबल एट द मोमेंट। ये 2022 का जवाब है। एट द मोमेंट मतलब इस समय उपलब्ध नहीं है। मैंने यही आरटीआई जब अलग अलग समय पे डाली तो जवाब आ रहा है कि इसका जवाब तो हम पहले ही दे चुके हैं, और पहले दे चुके हैं कि उपलब्ध नहीं है। पहले दे चुके हैं कि उपलब्ध नहीं। तो मेरी उम्मीद थी कि मुझे उम्मीद थी कि अगर ये उस समय यानी कि 2022 में उपलब्ध नहीं थे तो 23 में, 24 में या 25 में कम से कम रिटायरमेंट तक कभी तो उपलब्ध होंगे, या फिर बिना रिकॉर्ड उपलब्ध हुए हुए ये रिटायर हो जाएंगे। तो आज तक जितनी भी आरटी एप्लीकेशन डाली है उसमें 90 लाख रुपए की सैंक्शन का जो लेटर है वो ये दे नहीं रहे, लेटर ट्रेसेबल नहीं, एफआईआर दर्ज नहीं करवा रहे और ये भी नहीं बता रहे कि लेटर किस किस के पास होना चाहिए था, क्योंकि मेरे हिसाब से ये लेटर मिस्टर राय जिन्होंने पैसा खर्चा, एफडीओ फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफिसर, यहाँ से ये फाइनल अप्रूवल मिलती है, अकाउंट्स ब्रांच, कई जगह होना चाहिए। तो अगर ये ट्रेसेबल भी नहीं तो यहाँ भी क्या हर ब्रांच में ट्रेसेबल नहीं है। और मतलब इत्तेफाक देखिए, जब सदानंद रिपोर्ट मांगी गई आपकी तरफ से तब भी कहा गया ट्रेसेबल नहीं है, हाँ जी, अवेलेबल नहीं है। अब जब आपने ये 90 लाख की सैंक्शन वाला लेटर मांगा है तो वो भी कहते हैं ट्रेसेबल नहीं है। और इत्तेफाक देखिए कि ये इत्तेफाक होते ही आर के राय साहब के साथ हैं। मतलब सदानंद रिपोर्ट किनके खिलाफ थी, दोषी किसको बनाया गया, आर के राय साहब को जो एक्सियन है इस वक्त। और अब 90 लाख रुपए जो खर्चे गए हैं वो किसके सुपरविजन में खर्चे गए, वो आर के राय साहब। अब उसके सैंक्शन का भी लेटर नहीं मिल रहा है, वो भी ट्रेसेबल नहीं है। आर के राय साहब के साथ इत्तेफाक बहुत होते हैं। और यहाँ एक चीज़ और भी है कि जो कागज़ बाहर आए तो इसमें जिसने मदद की वो है आरटी एक्ट। तो यहाँ मैं कम से कम आरटी एक्ट की भी थोड़ी सी तारीफ करना चाहूँगा कि आरटी एक्ट में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं जिसमें नॉट ट्रेसेबल, अनट्रेसेबल, एट द मोमेंट शब्दों का प्रयोग करके आप इंफॉर्मेशन सूचना देने से भाग सकें। तो ये जो आर्टिकल में क्लियर लिखा है कि या तो सूचना देनी पड़ेगी या आप नहीं दे सकते अगर वो सेक्शन 8 या सेक्शन 9 में दिए गए प्रावधानों के मुताबिक देने से छूट है। और उसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं जिसका इस्तेमाल करके सूचना से भागा जा सके। इसलिए नॉट ट्रेसेबल जो प्रावधान है, जो क्लॉज है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का, इसके रजिस्ट्रार एंड एपीलेट अथॉरिटी प्रोफेसर वाईपी वर्मा का और एक्सेल मिस्टर राय, इनके सेल्फ स्टाइल्ड शब्द हैं, प्रोविजन है जिसके तहत ये सूचनाएं छुपा रहे हैं। आरटी एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। आपने 2-3 नाम तो ले दिए हैं, अब साथ में मुझे एक यहाँ पे इस मुद्दे को लेकर एक बात याद आती है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 90 लाख रुपए ऐसा खरबूजा हो जो कटा हो और सब में बटा हो? क्योंकि जो ये जवाब हैं उससे तो यही लगता है।
भी ये 90 लाख रुपए नहीं थे, 90 लाख रुपए की शक्ल में एक वो खरबूजा था जो कटा और सब में बटा। यही सोचने वाली है कि बात है कि अगर ये डॉक्यूमेंट कई ब्रांचेस में था तो आरटीआई एप्लीकेशन मिस्टर राय को ही क्यों भेजी जा रही है? मिस्टर राय ही क्यों अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं, जबकि सबको भेजी जा सकते हैं, किसी के पास तो अवेलेबल होगा। क्योंकि राय साहब की ही हो सकते हैं ना ड्यूटी हो, भी खरबूजे को आपने ही काटना है, आपने ही बांटना है। और इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस डॉक्यूमेंट से एक और भी चीज़ सामने आई थी जो पहले मैंने नोटिस नहीं की, वो है कि इसमें 585 लाख में से जो दो अमाउंट्स हैं, एक 205 लाख का और एक 11.9 लाख का, यानी कि ये हो गया 217 लाख। वो किस अकाउंट से आया? अकाउंट का नाम है आउट ऑफ स्टूडेंट हॉलीडे होम फंड अकाउंट। यानी कि 585 में से 217 लाख रुपए स्टूडेंट हॉलीडे होम फंड अकाउंट में से इस्तेमाल की गई। अब यहाँ सीधा सा सवाल होता है, स्टूडेंट हॉलीडे होम फंड एक फंड है जिसमें स्टूडेंट हॉलीडे होम के नाम पे पैसे इकट्ठे करते हैं, उसमें से 217 लिए गए। मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, जैसे शिमला में, डलहौजी में बिल्डिंग्स है, उनका नाम है टीचर्स हॉलीडे होम। टीचर्स हॉलीडे होम जब मैंने स्टडी किया तो मुझे पता चला, अध्यापक, हॉलीडे मीन छुट्टियां, होम मीन्स घर। उसमें किचन होती थी जिसमें काफ़ी बर्तन और गैस का स्टोव वगैरह भी होता था, कि गर्मी की छुट्टियों में टीचर्स अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जब शिमला आएंगे तो इसको एक घर की तरह इस्तेमाल करेंगे और घर की तरह यहाँ किचन और उसको बर्तन मिलेंगे। तो इसका मतलब टीचर्स हॉलीडे होम, जिसके पैसे टीचर्स की रेम्यूनरेशन में से कटते हैं, उसमें टीचर्स स्टे कर सकते हैं और टीचर्स अपनी छुट्टियां मनाने जाते हैं, इसलिए उसका नाम है टीचर्स हॉलीडे होम। अब यहाँ 217 लाख रुपया जो आया वो है आउट ऑफ स्टूडेंट हॉलीडे होम, मतलब 2 करोड़ 17 लाख, 2 करोड़ 17 लाख। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जब वैसे काफी डॉक्यूमेंट्स आए हैं, काफी अमाउंट लिया गया होगा, 2 करोड़ 17 लाख से आप ये ना समझें कि 2 करोड़ ही लिया गया, हो सकता है 50 करोड़ हो, 40 करोड़ हो, मुझे नहीं पता। सिर्फ एक ही बिल्डिंग के एक ही कागज में 2 करोड़ 17 लाख निकल के आए हैं जो स्टूडेंट हॉलीडे होम के लिए लिए गए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या राजीव गांधी भवन स्टूडेंट्स को छुट्टियां मनाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए स्टूडेंट के नाम पे बुक होता है? क्योंकि ये जो पैसा है ये पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस के स्टूडेंट्स के नहीं, इसके साथ 204 पंजाब और चंडीगढ़ के कॉलेजेस भी जुड़े हैं जिनसे ये पैसा लिया जाता है। तो यहाँ गर्मी की, सर्दी की छुट्टियां होती हैं, कोई भी स्टूडेंट अपनी छुट्टियां मनाने या छुट्टियों में घूमने चंडीगढ़ आता है पेरेंट्स के या किसी के साथ, तो क्या वो भी बुक करवा सकते हैं जैसे टीचर्स करवा सकते हैं जिसके लिए वो पैसा देते हैं? और दूसरा सवाल, अगर हम टीचर्स और स्टूडेंट्स को एट पार ना भी रखें कि टीचर्स कम है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा, इसलिए उनको ये फैसिलिटी नहीं भी दी जा सकती, तो सवाल ये भी होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स चंडीगढ़ काम आते हैं, कोई रिजल्ट पता करने, रिजल्ट डिले हो गया या रोल नंबर लेने, तो पता चलता है कि आज एम्प्लॉय छुट्टी पे है या काम नहीं हो सकता, कल आओ, तो उनको एक दिन के लिए रुकना पड़ता है। तो क्या वो स्टूडेंट जिसने लाखों करोड़ों के रुपए में अपना योगदान दिया है, क्या वो अपने नाम पे यहाँ कोई बिल्डिंग में कमरा बुक करवा के स्टे कर सकता है जैसे टीचर्स करते हैं जो रेम्यूनरेशन देते हैं? यहाँ ये भी सवाल है। सर, ये पैसा सारा बच्चों से इकट्ठा किया जाता है? हाँ, ये बच्चों से लिया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अच्छा, ये बच्चों से ही पैसा लिया जाता है स्टूडेंट्स हॉलीडे होम के नाम पर? हाँ जी। बच्चों, क्या आपको पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो भी मेरे दोस्त पढ़ रहे हैं, मेरे भाई लोग, बहनें जो भी हैं, क्या आपको पता है आपके एडमिशन के समय में भी स्टूडेंट्स हॉलीडे होम के नाम पर आपसे फंड लिया जाता है? क्या उस स्टूडेंट हॉलीडे होम का इस्तेमाल कभी आपने किया है या आपको इस बारे में कभी पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जागरूक किया गया है, बताया गया है? ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है और इसमें करोड़ों रुपए की हेराफेरी का चांस या वो भी आ रही है। जी सर, इसमें मैं कुछ और भी क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि शायद हो सकता है ये जवाब दें कि हमारे यूथ वेलफेयर के तहत डलहौजी वगैरह में कई जगह हॉलीडे होम्स हैं, यूथ वेलफेयर, तो ये पैसा उधर इस्तेमाल होता है, स्टूडेंट्स का पैसा, वो स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ एक है यूथ वेलफेयर एक्टिविटीज जैसे यूथ फेस्टिवल्स, स्पोर्ट्स, और यहाँ है स्टूडेंट हॉलीडे होम। यहाँ देखने वाली बात ये भी है, दोनों में बेहद अंतर है। हाँ, कि क्या यूथ वेलफेयर के नाम पे, स्पोर्ट्स के नाम पे और चीज़ों के नाम पे कोई पैसा लिया जाता है या सिर्फ यही पैसा है और कोई पैसा नहीं? अगर तो यही पैसा है फिर तो समझा जा सकता है कि नाम इसका स्टूडेंट हॉलीडे होम फंड है, लेकिन ये यूथ वेलफेयर के लिए सर, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, यूथ वेलफेयर
में अगर यूथ के वेलफेयर के लिए करना है, जैसे यूथ फेस्टिवल वगैरह, यूथ फेस्टिवल में तो और कॉलेजेस, बाहर के कॉलेजेस भी आते हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड नहीं भी हैं। हाँ जी। पर स्टूडेंट हॉलिडे होम जो पंजाब यूनिवर्सिटी पैसा बच्चों से काट रहा है, उसमें तो सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले या उससे एफिलेटेड कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों का ही हक है ना। हक है। तो यूथ वेलफेयर वाले पैसे में और स्टूडेंट हॉलिडे होम वाले पैसे में बेहद फर्क है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों का हक बनता है, अधिकार बनता है कि स्टूडेंट हॉलिडे होम का इस्तेमाल कर सकें। पर क्या उनको इस बारे में जागरूक किया गया है? आपने कभी सुना इस बारे में कि किसी बच्चे ने इसका फायदा उठाया हो? ना, मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी स्टूडेंट के नाम पे डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में कोई कमरा बुक होता हो। मैंने नहीं सुना, ना मेरी नॉलेज में है, और मुझे लगता भी है शायद होता नहीं होगा। इसीलिए अगर ये इस पैसे को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ये पैसा हमने इस्तेमाल तो स्टूडेंट्स के लिए किया है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, तो काफी सवाल पैदा होते हैं कि आपने यूथ वेलफेयर के नाम पे कितना पैसा लिया, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के नाम पे कितना पैसा लिया, हॉलीडे होम के नाम पे कितना पैसा लिया। अगर तो हॉलीडे होम ही एकमात्र फंड है जिसके तहत पैसे लिए गए, फिर तो शायद कुछ जस्टिफिकेशन बनेगी। लेकिन अगर आपने कुछ और हेड्स के तहत भी पैसे लिए हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो यूथ वेलफेयर है, फेस्टिवल है, जो भी है, तो फिर तो ये क्वेश्चनेबल है कि ये पैसे के तहत जो पैसा इकट्ठा किया गया, जो बिल्डिंग बनाई गई, उसमें स्टूडेंट्स क्यों नहीं ठहर सकते? सवाल बहुत बड़ा है। और स्टूडेंट हॉलिडे होम के ऊपर हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ दस्तावेज और आपको दिखाए जाएं और अलग से एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि ये मुद्दा बेहद संवेदनशील भी है और बेहद गहरा है, जो बच्चों से सीधे तौर पर जुड़ा है और पंजाब यूनिवर्सिटी में हो रही करप्शन को भी उजागर करता है। खैर, ये भी जो पैसा आया स्टूडेंट हॉलिडे होम का, वो गया तो उसी विभाग में जहां आर के राय साहब थे। स्टूडेंट हॉलिडे होम का पैसा भी उसी विभाग में गया। हाँ, ये पैसा तो मिस्टर राय के पास ही गया। जो 585 करोड़ रुपया था वो उसी मिस्टर राय की सुपरविजन के तहत ही खर्च हुआ है। तो कितनी ऐसी बिल्डिंग्स वगैरह मैंने पहले भी सवाल इसमें मिस्टर राय का शायद दोष नहीं है, क्योंकि पैसा तो जो फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफिसर है, रजिस्ट्रार है, प्रशासन है, वाइस चांसलर है, जो भी है, उन्होंने देना है। तो मिस्टर राय इसके लिए जिम्मेवार नहीं, इसके लिए शायद दूसरे अधिकारी जिम्मेवार होंगे जिन्होंने ये पैसा दिया है। अगर ये गलत दिया गया, अगर ये गलत दिया गया तो वैसे देखा जाए तो मामला यही नहीं है डॉक्टर साहब, मामले और कई हैं ऐसे। जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि हम अलग अलग वीडियोस कोशिश करेंगे कि 30 जून 2025 तक, जब तक माननीय आर के राय साहब रिटायर नहीं हो जाते, तब तक हम वो सभी मुद्दे आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, पर हाँ, दस्तावेजों के साथ। अगर फिर भी किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक अधिकारी को, चाहे वाइस चांसलर मैडम हो, चाहे ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार साहब हो, चाहे एफडीओ साहब हो, चाहे कोई भी हो, उनको कोई किंतु परंतु हो, तो वो हमारा ये खुला निमंत्रण फिर से स्वीकार करे कि कभी भी, कहीं भी, आपके बताए समय पर, आपकी बताई जगह पर हम दस्तावेजों के साथ आएंगे और सवाल जवाब करेंगे। हमारा निमंत्रण फिर से स्वीकार कीजिए। पर फिर भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस खबर के लिए भी हमने, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे थे आर के राय साहब से जुड़े हुए, उनके रिटायरमेंट से जुड़े हुए, जो पूछने ज़रूरी थे, तो हमने वाइस चांसलर मैडम रेणु विक जी को भी फ़ोन किए, पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। हमने ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार वाईपी वर्मा जी को भी फ़ोन किए, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। हमने फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफिसर मिस्टर विक्रम नैयर जी को भी फ़ोन किए, उन्होंने फ़ोन उठाया, पर उन्होंने ये कहकर के सवालों से किनारा करना ठीक समझा कि ये यूनिवर्सिटी का रूल नहीं है कि हम डायरेक्ट बताएं, आप डीपीआर को बताइए, वो हमसे पूछेंगे। तो फिर हमने डीपीआर साहब को फ़ोन किए, विनीत पुनिया जी को, तो उन्होंने जो कुछ शब्दावली इस्तेमाल की वो हम आपको यहाँ बताना नहीं चाहेंगे, वो बेहतर जानते हैं, पर हम उनको अब सवाल भेज चुके हैं और देखेंगे कि वो जवाब कब तक आएंगे, क्योंकि अब जितने भी घोटाले घपले हुए हैं उनका जवाब आखिर डीपीआर साहब को देना है, क्योंकि वाइस चांसलर मैडम फ़ोन उठाते नहीं, ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार साहब को फुर्सत नहीं है, और एफडीओ साहब कहते हैं डीपीआर साहब देंगे, तो डीपीआर साहब को बाकी चीज़ों का भी हम पूछेंगे। पर आज के लिए आपको इतना बताते चले कि ऐसी क्या मजबूरी रही होगी, अगर आपको समझ आई हो तो आप कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि ऐसी क्या मजबूरी रही होगी 1993 से लेकर आज तक के उन सभी वाइस चांसलर्स की, उन सभी अधिकारियों की, फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफिसर की, के करोड़ों का घोटाला होता रहा, और एक नहीं कई घोटाले होते रहे, और ये आंखें मूंद कर बैठे रहे। आखिर क्यों आर के राय साहब के खिलाफ
जब रिपोर्ट आई सदानंद रिपोर्ट, तब ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी 1993-94 में, पर उनको बचाया गया क्यों? आखिर ये एक भ्रष्टाचारी सब पे भारी क्यों है? फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन और रिपोर्ट्स के साथ और दस्तावेजों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।